हाँ, विषय बताते हैं। हम लोगों ने सब एक दिन शेयरिंग की थी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं आखिर, है ना। सवाल ये बन सकता है ना भी, परिचय शिविर हुआ, इतना पढ़ने पे जोर क्यों है कि एक लाइन पढ़ रहे हैं, उसका एक एक शब्द का अर्थ भी देख रहे हैं, है ना। तो आप थे उस दिन, हमने एक अध्ययन प्रक्रिया को रखा था। उस दिन नहीं थे, तो अध्ययन प्रक्रिया क्या समझ में आई, तो आप बस इतना बता दिए हम पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ाई शायद हम इसलिए कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, मानव धर्म को समझना है। अच्छा, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और मानव धर्म तभी समझ में आएगा जब हमारे में कुछ समझ डेवलप होगी कि किस तरह जीना है। जो फियरलेसनेस है जो आप बोल रहे हैं, हाँ, जो सोसाइटी में है, इनसिक्योरिटी बोल रहे हैं, हाँ, वो फिजिकल फैसिलिटी से दूर नहीं होगी। हाँ, उसके लिए समझ ही चाहिए। और वो वही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप में फियरलेस ना हो। एक वो अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो मुझे समझ से मिली। बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज़ सर, मैं मेरे अपने बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि किसी के साथ ये कंटेंट डिलीवर हो तो मैं अपनी स्थिति में रह कर डिलीवर कर सकूँ। क्योंकि कोई भी सुनता है आपको तो आपकी गति को नहीं देखता, वो आपकी स्थिति को देखता है। क्या बात है। तो वो स्थिति में रख पाऊँ अपने आप में, चाहे मैं 1 घंटे का ही लूँ, लेकिन 1 घंटे तक मेरी वो स्थिति बनी रहे और वो ये कंटेंट में उस तक पहुंचा सकूं, उसे समझा सकूं। वो एक चीज़ मैं यहाँ से सीखा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो देखिए, आप सबकी जो प्रस्तुति दीदी पूछ रही थी कि कैसा है ना, मुझे लगता है कि मुख्य बात तो सब तक पहुंच गई है ना। है कल्पेश भाई, लगभग सब तक बात पहुंची है। ये विकल्प है जो हमने कहा कि जो आदरणीय नागराज जी ने जो है ना समझ को प्राप्त किया, सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था का जो सूत्र प्राप्त किया, जो अनुभव संपन्नता की बात हुई, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्नता की बात हुई, उसका एक एक तो समाधि संयम का रास्ता है, उसकी बजाय ये हम एक शिक्षा विधि के द्वारा है ना उसी स्थिति तक पहुंच पाए, उसका ये प्रक्रिया है ना। तो अभी विजय भाई नहीं है, अभी हम उसको डिफाइन कर रहे थे कि जीव चेतना से मानव चेतना की ओर, है ना, प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य की ओर। ये उसको ही प्रक्रिया की प्रक्रिया नहीं है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं उपलब्धियों को, है ना। प्रक्रिया तो यही रहेगी, वो सब प्रक्रिया ही नहीं है। ये थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए कि हम चाहे उसको किसी भी तरह से बोलें कि जीव चेतना से मानव चेतना की ओर, है ना, आसक्ति से ऐषणा की तरफ, है ना, विषयों से संवेदनाओं से ऐषणा की ओर, ये सब उसको परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया से क्या गुजरेंगे, प्रक्रिया यही है। इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, पठन श्रवण, है ना, प्रक्रिया एक ही है। उसको कई नाम से बोल जरूर रहे हैं। इससे हमारे, है ना, गुणात्मक परिमार्जन होगा, जीव चेतना से मानवीय चेतना में पहुंचेंगे, लेकिन प्रक्रिया तो यही होगी। एक तो ये बात है, दोनों नहीं, वही 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 होना है। उससे उपलब्धि के रूप में ये होगा कि हमारा प्रिय हित लाभ से हम न्याय धर्म सत्य में जीने लगेंगे, है ना। सुविधा की बजाय संबंध और समझ में जाएंगे। वो सब जितने भी उन्होंने बोला वो उपलब्धियां हैं, है ना, वो हमारी स्थिति का परिवर्तन है। लेकिन वो होगा कैसे, प्रक्रिया यही है। अभी आगे हैं विजय भाई, तो थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए। विजय भाई, आपकी बात पे हम थोड़ा, है ना, बात कर रहे थे कि आपने जो बातें बताई, है ना, कि प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य की ओर, संवेदना से संज्ञानशीलता की ओर, संज्ञानशीलता की ओर, तो वो डेफिनेशन है। नहीं नहीं, वो डेफिनेशन है, लेकिन प्रक्रिया एक ही होगी। हाँ हाँ,
ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग प्रक्रिया होगी, संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता की ओर के लिए कोई और प्रक्रिया होगी, ऐसा नहीं। प्रक्रिया यही है। वो हमारा परिमार्जन जो हुआ आउटकम है, आउटकम को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, पर प्रक्रिया नहीं बदल रही है। थोड़ा सा ये बात ध्यान देने की जरूरत है, तो है ना, इसको ध्यान देखना है ना। दूसरी बात जो सबकी प्रस्तुति से आई, ये बढ़िया आया कि श्रवण है ना, पठन मनन, या हमने जैसे कहा था कि अनुभव मूलक रोशनी है ना, वाद शास्त्र जैसे आपने बताया कि हमको जो एक अनुभव संपन्न व्यक्ति द्वारा जो सत्य का वर्णन है वो हमारे पास है ना, इसी को अनुभव की रोशनी कह रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल ठीक बात है, मुझे लगता है मनन तक और निधिध्यासन, मनन तक तो सबने सही बताया है। निधिध्यासन का मतलब क्या है कि मनन से हमको जीने का स्वरूप वो स्पष्ट होता है। मनन की उपलब्धि, जीने का स्वरूप स्पष्ट होता है, मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट होता है ना, व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट होता है। अब मनन के फलस्वरूप ये होने से निधिध्यासन का मतलब है उस स्वरूप में हम जीना शुरू करते हैं, वैसा आचरण शुरू करते हैं, जीते हैं अभ्यास पूर्वक, जिसको व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास और विचार अभ्यास तो चल ही रहा था। तो उसका परिणाम, उसकी उपलब्धि है प्रतीति। फिर से बताते हैं, हाँ, मनन की उपलब्धि है मेरे जीने का स्वरूप है ना, स्पष्ट होता है, व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट होता है ना, कि मानवीय व्यवस्था क्या है, जिसको हम न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं, उसमें जीने का स्वरूप, संबंधों में जीने का स्वरूप वो स्पष्ट होता है। तो उस स्वरूप में मैं अभ्यास पूर्वक जीता हूँ। मेरे लिए वो बहुत आसान नहीं होता है, पर उसके लिए जो प्रयोग प्रयास है ना, क्योंकि मेरी अभी पूर्व मान्यताएं, पूर्व अभ्यास बिल्कुल अलग हैं। पर दर्शन जो ये कह रहा है कि यहाँ रहते हुए पठन हो सकता है इस वातावरण में, है ना, मनन भी हो सकता है, पर उसकी उपलब्धि के बाद में अब अभ्यास कहाँ होगा, उसका एक स्वरूप है जीने का। तो अपने को पूरी प्रक्रिया पता रहे और हम कहाँ हैं, उसी आधार से मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मनन के आधार पर जीने का स्वरूप होगा। देखिए फिर से बता रहा हूँ, मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट होगा, है ना। इसको मैं आज या कल रखूंगा भी थोड़ा, ये जो आपने अलग से टॉपिक रखे हुए हैं उससे भी होगा, पर वो मनन के स्वरूप होगा। अभी तो पढ़ने से शब्द आएंगे, उसका कुछ अर्थ पता चलेगा। अब आगे की गति कब बनेगी, अब आप सबने बोला ही है, समय लगेगा, है ना। तो जल्दबाजी की बात नहीं हो रही है, लेकिन स्टेप्स अभी से क्लियर रहें, नहीं तो फिर क्या प्रश्न आएगा कि जो अपेक्षाएं हैं, अपने से जो अपेक्षा है वो ज़्यादा रहेगी और वैसा परिणाम मिलेगा नहीं, तो है निराशा आएगी। तो इसलिए पहले से पता रहे कि भाई देखो ये माइलस्टोन आना है, अब आगे की जो गति उपलब्धि होगी वैसे स्वरूप में जीने से ही होगी। तो ये प्रक्रिया का भाग है, ये कोई मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, है ना, कि देखो ऐसा जीना ही है ना, पर वो भाग है। मतलब ये मेरे कहने से बदल जाएगा, मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूं कि नहीं नहीं ठीक है, ऐसे ही होते होते अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। पर ये आवश्यक भाग है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि, है ना, ये आवश्यक भाग है कि पठन श्रवण, ये अध्ययन कहीं भी हो सकता है, पहले दिन भी बताया था। तो मनन की जो उपलब्धि होती है वो मानवीयतापूर्ण आचरण, है ना, का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। फिर मैं मानवीयतापूर्ण आचरण को जीने का अभ्यास करता हूँ, जिसमें व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास लिखा है। उसकी उपलब्धि फिर ये होती है प्रतीति के रूप में कि मुझे फिर वास्तविकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। इतना और मुझे जो आप सबने कहा, है ना, कुछ लोगों ने उसको जोड़ा है, लेकिन वो अच्छे से स्पष्ट रहे ताकि मैं अपना मूल्यांकन किसी भी समय कर पाऊँ। तो जैसे आज सब कर ही रहे हैं भी, अभी तो हमको शब्द ही कठिन लग रहे हैं, है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको भी एक समय, अब हम सारे अजय भाई, है ना, वो आपसे मिले हुए हैं, हम सब राकेश ओझा जी, है ना, सारे हम लोग एक पढ़े, हमको भी पहले ऐसे ही लगता था। तो आपकी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमने देखा अपेक्षाएं 90% लोगों की एक ही जैसी हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर है अपनी स्थिति की वजह से,
है ना, तो हम सबको कठिन लगता है। दीदी आप कुछ कह रही हैं? जी हाँ हाँ, राइट, मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण का स्वरूप स्पष्ट होना, स्पष्ट होना। और व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट स्पष्ट होना। होना। तो ये दो चीजें, और फिर उसके पूर्वक जीने का अभ्यास। हाँ, उसके फलस्वरूप जब ये स्पष्ट होता है तो उसके फलस्वरूप मेरा अब जीने अभ्यास। का इसमें अभ्यास करना होता है। ओके। यानी इसमें जीने के लिए मुझे अब अपने को चेंज करना होगा। ओके। और स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो अब अपने को, है ना, मैं वैसे ही शब्द बोलूं तो यहाँ पे अपना जो जीने का अभी अभ्यास बना हुआ है, अब मुझे वो चेंज करना होगा। Right. अब कैसे चेंज होगा? वो अभ्यास पूर्वक, प्रयास पूर्वक ही होगा। अभ्यास पूर्वक और प्रयास प्रयास पूर्वक पूर्वक होगा। ठीक है। और उसकी उपलब्धि आप कह रहे हैं कि प्रतीति। फिर वो प्रतीति है, ओके। फिर मुझे और चीजें स्पष्ट होती हैं। हाँ जी, जब आप बोल रहे हैं कि अपने को चेंज करना होगा, किस रूप में चेंज करना होगा? बहुत स्पष्ट कर देते हैं, है ना। तो देखिए अभी उसमें, हाँ जी, वो उनका प्रश्न ही है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या हमें नौकरी आदि सब छोड़ के या अपना जो कर रहे हैं वो सब छोड़ के ऐसा लाइक यू नो वी हैव टू लिव, या कि हमें ना वहाँ पे भी न्यायपूर्वक जितना हो सकता है उतना हम करें? हाँ, तो देखिए पठन, श्रवण और मनन, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए सब कुछ हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं अभी जो स्थिति है वहाँ पे हो सकता है ना। अब लेकिन जब मनन पूरा हो गया, मनन में मतलब अब सब स्पष्ट हो गया, अब वहाँ कह रहे हैं स्वधन, है ना। तो अब स्वधन का मतलब क्या है वो क्लियर होगा। अब यहाँ तो ये लिखा ही आ रहा है, देखो शिविर में भी बता दिया है, अब इसमें बार बार आएगा, बार बार पढ़ेंगे, हर किताब में आएगा। देखो मतलब मैं पहले से आपको ये आपको बता दें, मतलब देखिए कोई अपने छुपाने वाली बात थोड़ी, हमको क्या मतलब, पहले से आपको पता रहे, इट शुड बी क्लियर कि भाई व्हाट एम आई गेटिंग इनटू, है ना। आगे के 2 स्टेप्स क्या है, बाकी आगे का रास्ता क्या है, इसीलिए अध्ययन प्रक्रिया ये आया ही हुआ है। देखिए, है ना, अभी श्रम निर्भ्रमता ही विश्राम है, उसमें भी आया हुआ है ना। और कल वाला चैप्टर में भी आया था, मानव सहज प्रयोजन में। तो ये कहा जा रहा है कि फिर उसमें क्रम अभ्यास का मतलब क्या है? उत्पादन पूर्वक जीना, श्रम पूर्वक उत्पादन। तो आज तो हम श्रम पूर्वक उत्पादन नहीं कर रहे हैं, इवन हम भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि भाई मैं कर रहा हूं कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है। मैं भी अपने बारे में स्पष्ट, लेकिन अब हमने क्या किया, उसकी मानसिकता बन गई है। हमारे राकेश भाई हम मिलके, है ना, कर रहे हैं, चलो अब ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम आपको कह पा रहे हैं, है ना, नहीं तो कह कैसे पाएंगे। तो ये चेंज की आवश्यकता पड़ेगी उस समय, अगर हमको अनुभव तक हमारा लक्ष्य है। अगर मतलब मानव का तो लक्ष्य वो है, पर अगर हमने स्वीकार लिया है, पर यहाँ पे मानव की स्वतंत्रता है, कल्पनाशीलता कम स्वतंत्रता है, अपने को तो चॉइस। देखिए मैंने कल बताया था, मानवीय चेतना में जीना हमारी बाध्यता है, जीव चेतना में जीते हुए हमारे पास ऑप्शन है कि भाई हम सुविधा में जीते रह सकते हैं, है ना, सुख हमारा धर्म है ना। लेकिन स्वभाव कुछ भी हो सकता है, अभी दीनता, हीनता, है ना, क्रूरता। तो ये इसकी तैयारी रहे, आज से तैयारी करेंगे तो देखो हमको भी समय लग रहा है। तो कल आप ये नहीं बोले ये तो बताया नहीं था, हम इतना समय क्यों बर्बाद करते, है ना। ऐसा कह सकते हैं आप कि अरे आप पहले बता देते, ऐसा करना ही पड़ेगा। हम तो सोच रहे थे यहाँ बैठे बैठे, है ना, सुखी हो जाएंगे, अनुभव हो जाएगा। तो है ना, क्योंकि यहाँ कोई छल कपट दम पाखंड वाला बात नहीं है। हमको देखो, हम कुछ ले भी नहीं रहे आपसे ये बताने का, आप नाराज होंगे ऐसा भी हमको नहीं लगता है, क्योंकि है ना, क्योंकि हमारा जो अब पिछले 3-4 दिन में संबंध स्थापित हुआ है ना, वो इसी अर्थ में है। तो ये स्वामी जी से भी बात हुई है, अभी जोशी जी हैं उनसे भी बात हुई है, वहाँ पे भी हमने इसको रखा है कि भी देखो अभी तक की जो प्रक्रियाएं हैं उपासना की, साधना की, वो एक प्रक्रिया है, उनसे कुछ उपलब्धि लोगों को हुई होंगी, है ना। शिक्षा विधि से यहाँ क्या प्रस्ताव दिया जा रहा है, ये पूरा प्रस्ताव ऐसा है। अब ये 5 साल में होगा, ये समय की बात नहीं है। कल श्री राम भाई ने भी बोला था, है ना, 10 साल लग जा सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं। अपनी, है ना, पारिवारिक स्थिति है, अपनी स्वयं की स्थिति है, वो बहुत सारी बातें उसके इर्द गिर्द है ना। परंतु जो प्रक्रिया की, अब ये प्रक्रिया आई गई है, 3-4 चैप्टर में आगे सारी बातें होनी है ना। तो ये स्पष्ट है, इसका अर्थ क्या है,
तो मनन के फलस्वरूप में, है ना, अब ये मनन हो सकता है 10 साल तक चले, ये तो अपनी स्वेच्छा है, अपनी मौज है। कब तक हमको पठन करना है। अब जैसे सुभाषिस भाई ने बोला कि भाई अब मैं पढ़ने का अपने से निर्णय ले रहा हूँ, तो ये एक स्टेप हुआ पठन श्रवण का। अभी एक हम परिचय शिविर श्रवण ही ज्यादा कर रहे हैं अभी, है ना, तो अपने को ये, है ना, क्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो वहाँ पे जो जीने वाला भाग है, जो मैंने कल लिखा था, तो उसकी तरफ ध्यान कम लोगों का गया कि निधिध्यासन का मतलब ही है कि जो मनन के फलस्वरूप जीने का स्वरूप है, मानवीय व्यवस्था में मानव के निश्चित आचरण का जो स्वरूप है वो स्पष्ट हो जाता है। तो वैसे आचरण में आज तो मैं नहीं हूँ, उस आचरण में मुझको शिफ्ट होना है। अब कैसे होना है? वो प्रयास पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, थोड़ा सा नहीं होगा, गलती होगी, फिर करूँगा, वो निष्ठा है। और उसका पूरा ये आधार तर्क पूर्वक अपने में स्पष्ट होना है, ये वाली बात और मुझे थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना था। और भैया जैसे विचार व्यवहार कार्य तो कंटिन्यूअसली जब बच्चा पैदा होता है ये तो चलता ही रहता है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो हम यहाँ पे जब बोल रहे हैं विचार अभ्यास व्यवहार अभ्यास, तो वो आप थोड़ा क्लियर करें। और आपने कहा वो मनन के बाद ही शुरू होते हैं। हाँ, नहीं, देखो ये अच्छी बात है, पैरेलल में ही चलता है। जितना पढ़ते हैं उतना सोचते हैं उतना कार्यभार होता है। मैंने भी बताया था, जीना बंद थोड़ी हो जाता है, हमारा विचार बंद थोड़ी हो जाता है ना। पर अभी हमारा विचार कैसा चलता है, ज्यादातर समय अपने में देखें क्या विचार चलता है। नहीं, हाँ, क्या विचार चलता है अपने में, अपने को देखें, जांचें कि भाई मुझ में सुबह से क्या विचार चलता है। धर्मपूर्ण विचार कह सकते हैं उसको। दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में आ गया है कि धर्मपूर्ण विचार, न्यायपूर्ण व्यवहार। अब मैं अपना मूल्यांकन करते हैं, भाई मेरे विचार में क्या है, क्या मुझ में धर्मपूर्ण विचार होता है? बताइए अंजू बहन, होता है, अभी तो होता है। क्या होता है बताओ धर्मपूर्ण विचार में। मेरा जो विचार में यही है कि मुझे समझना है, पूर्ण समझना तो ये अब धर्मपूर्ण विचार नहीं है। है। और ये भी अभी पूरा पूरा मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये पहला विचार है कि पहले पूरा समझना है खुद को। फिर ये दूसरा विचार है कि पूरी मानव जाति को ये गिफ्ट देनी है, हाँ, समझा करके, तो शेयर करके। तो ये मेरी अपेक्षा है खुद से, है ना, प्रकृति में पूरी हार्मनी लानी है। ठीक बात है। तो वो जो है ना, अभी ये इसको हम धर्मपूर्ण विचार नहीं कहेंगे, चाहत है, अपेक्षा है। पर धर्मपूर्ण विचार ये क्या है कि मैं योजना क्या बनाती हूँ, है ना, सुबह से करने के लिए क्या करते हैं, है ना, क्या मेरी दृष्टि में पिछले अगले 10 साल मुझे क्या करना है ना। ये धर्मपूर्ण विचार जब हम और स्पष्ट करेंगे, न्याय धर्म सत्य को लेंगे कल, है ना, किसी एक समय में ये पूरा तो करना ही है मैं कल को शाम तक, जितना सिलेबस आ गया है ना। और हमारे साथ में अजय भाई हैं ही, राकेश भाई हैं, आज अरुण भाई भी आए हैं। आज आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारा गुजरात बैच कितना, मतलब इसको गुजरात बैच बोलते थे हम लोग। जब हम रायपुर इधर से जाते थे तो ट्रेन शुरू होती थी अहमदाबाद से, वैसे तो राजकोट से ही शुरू होती थी, राजकोट से ओझा जी बैठते थे, अहमदाबाद पे हम लोग बैठते थे, फिर कहीं पे कल्पेश भाई खेड़ा में चढ़ जाते थे, फिर बड़ौदा में, फिर सूरत में अजय भाई चढ़ते थे उसी ट्रेन में, है ना। फाइनली रायपुर हम साथ में अध्ययन करते थे। तो इसका प्रमाण है, देखिए कि हमने अध्ययन किया 2012, 13, 14 लगभग, तब से हमारी यात्रा ये है कि हम इसको कम से कम शब्द के अर्थ तक पहुंचा पा रहे हैं। आपको 6 साल पहले हम थे तो आप भी हो सकते हैं। दूसरा, इन्होंने भी नौकरी छोड़ दिया है, हमने भी नौकरी छोड़ दिया है, इन्होंने व्यापार छोड़ दिया है, उन्होंने दुकान छोड़ दिया है, राकेश हो जाए, तो हम इसका प्रमाण दे रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। फिर तो हमने आप लोग डरना मत, ये अपने आप हुआ है, हमने, है ना, ये अपने आप हुआ है। जैसे जैसे इसमें अध्ययन करते गए, पढ़ते गए, तो अपने आप लगा कि नहीं, अब तो आगे की गति इसी से ही बनेगी। हाँ, तो ये मतलब है ना, समझ रहे ना। तो ये स्पष्ट होने से जैसे जैसे ये होता है, तब हमको कोई वस्तुओं का साक्षात्कार, है ना, वास्तविकताओं का ये होने की संभावना बनती है, जब हम प्रयासपूर्वक ऐसा अपने को बदलते हैं, है ना। अभी सूचना से, जैसे हमने कहा, कुछ सूचना हुई और हमारा क्रोध, है ना, पे थोड़ा सा कम हो गया, ऐसी बात हुई ना, क्रोध कम हो गया। तो उसमें कितना भाग हमारे स्वभाव का है? अभी क्या हमारा वो स्वभाव हो गया है? धीरता, वीरता, उदारता,
या जैसे उस दिन हम कह रहे थे, क्योंकि ये बता दिया गया है कि भाई क्रोध जो है अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है, और अपनी अक्षमता तो दिखानी नहीं है किसी को, तो क्या हो गया, अब क्रोध ही नहीं करना है, पर अंदर आ रहा है क्या, ये बात है। तो अध्ययन प्रक्रिया जो आप हमारी इस चैप्टर से है ना शुरू हुई है ना, अनुभव मूलक विधि, अनुभवगामी विधि जो दोनों चैप्टर्स में आई है, उसका ये विस्तार, और उसमें जो भाग पे ध्यान देने की बात है कि निधिध्यासन का मतलब है कि जो मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीय व्यवस्था है ना, उसमें जो जीने का स्वरूप है वो स्पष्ट होता है मनन के फलस्वरूप, फिर हम उसको ऐसा जीने का अभ्यास करते हैं। ठीक है कल्पेश भाई, कुछ जोड़ना इसमें? बढ़िया। पारस भाई और विजय भाई। हाँ जी। हाँ, तो मैंने ये जरा निधिध्यासन को, राकेश भाई कह रहे हैं कि देखो चाय, उनका बड़ा मन है कि मैं चाय पी लूं, और मेरा भी मन है पी लूं भैया। हुआ ये कि जब हम वहाँ गए, जयेश भाई को मिलने गए थे, क्योंकि उनकी जब बारी आई तो चले गए, पर वो आज LIC और वो सब जो हो रहा है तो उनकी भी भागीदारी है, इसलिए वो है ना, तो चाय आने में थोड़ी देर होगी, तो मैं पी लूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? आप सबने पी लिया क्या? सबने पी लिया? हाँ, नहीं बोल रहे, पी लिया नहीं तो क्या कह रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, हम बोल रहे। राकेश भाई तब तक निधिध्यासन। हाँ हाँ ठीक है ना दीदी। जैसे ये अध्ययन प्रक्रिया है तो श्रवण पठन वो तो ठीक है, फिर मनन है तो मनन से उपलब्धि हमारा जीने का स्वरूप, मनन की उपलब्धि हमारा जीने का स्वरूप स्पष्ट होता है, मानवीयतापूर्ण आचरण स्पष्ट होता है और व्यवस्था का स्वरूप दिखने लगता है, वो मनन की उपलब्धि। अब उसके बाद में उस स्वरूप में हम अभ्यास पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं। मतलब कि हम प्रयास पूर्वक अपने पूर्वाग्रहों और पूर्वाभ्यास से निकलने का कोशिश करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं उसको। और जो अभ्यास का 3 प्रकार है, उसमें कर्माभ्यास मतलब श्रम पूर्वक उत्पादन करना, विचाराभ्यास मतलब धर्मपूर्ण विचार, मतलब योजना का स्वरूप हमारे अंदर स्पष्ट होना, और व्यवहाराभ्यास मतलब न्यायपूर्ण व्यवहार यानी उभय तृप्ति को प्रमाणित करना। ठीक है, ठीक, बढ़िया। थोड़ा सा ये जो शब्द है ना निधिध्यासन, एक्चुअल में ये परंपरा से लिया गया शब्द है, तो एक बार इसके शब्द का अर्थ बताता हूँ तो उसके आपको फिर स्पष्ट हो जाएगा, ये मतलब इसमें फिर अटकाव नहीं लगेगा। निधि ध्यासन, ये ऐसा है, ठीक है। निधि ध्यासन, अरे चाय बहुत जल्दी पी ली आप, दे दूं माइक? ठंडी हो गई। हाँ, है ना, ये ऐसा है। ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, निधि और ध्यासन। निधि का मतलब होता है स्थिर होना, निधि का मतलब होता है स्थिर होना, ठीक है। ध्यासन का मतलब होता है निरंतर होना, जो स्थिर हो गया वो निरंतर हो जाए, ठीक है। अब क्या चीज स्थिर हो जाए और क्या निरंतर हो जाए? इसलिए अब इसके बाद में आता है फिर आभास, मनन, और उसके पहले आता है श्रवण और पठन। तो अब निधिध्यासन के पहले मनन, मनन के पहले श्रवण पठन, है ना। श्रवण पठन में क्या होता है? शब्द,
कुछ शब्दों को हम सुनते हैं। कौन से शब्दों को सुनते हैं या पढ़ते हैं? जो हमारे जीने के स्वरूप को व्यक्त करते हैं कि कैसा जीना है, क्यों जीना है, कैसे जीना है। उसमें सब चीज़ें आ जाती है फिर, है ना। मानवीयतापूर्ण आचरण, कैसे व्यवस्था, ये सब चीज़ आ जाता है। उन शब्दों को हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, ठीक है। ये शब्दों को जब पढ़ते हैं और सुनते हैं तो मनन से क्या होता है, इनका अर्थ हमको समझ में आता है, अर्थ की स्पष्टता होती है मनन में। और अर्थ की जब स्पष्टता होती है तो इसका अर्थ यहाँ पे ये स्थिर होता है और निरंतर होता है, तो हमारा जीना शुरू होता है। जो भैया ने कहा ना कि एक जीने का स्वरूप स्पष्ट होता है और उस अनुसार हमारा यहाँ पे जीना शुरू होता है निधि ध्यासन में। हाँ हाँ, उसको फिर जैसे भी अलग अलग शब्दों में बाकी सब चीजें उसमें समाई हुई, जीने का स्वरूप है उसमें सब चीजें समाई हुई है फिर। हाँ, वो सब चीजें अपन कुछ भी ले सकते हैं। कुल मिला के मानवीयतापूर्ण जीना, उसका स्वरूप स्पष्ट होना, उसके लिए जो भी शब्द हम यहाँ पे दे दें, उन शब्दों का कोई अर्थ ले लें। अर्थ जब लेंगे तो वो एक ही अर्थ निकलेगा उसका, जब भी लेंगे, और वही अर्थ यहाँ पे हमारा स्थिर हो जाएगा निधि ध्यासन में। स्थिर कैसे हो जाएगा? जितना जितना समझ में आता जाएगा वो जीना होते जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्रतीति या साक्षात्कार और बोध। हाँ हाँ, इसलिए निधि ध्यासन में साक्षात्कार और बोध, इसके बाद में फिर ये जब निरंतर होता है, जीना जब निरंतर होता है, तब उसको बोलते हैं अनुभव। हाँ, अगर इसको ऐसे देखेंगे तो अनुमान, परिपुष्ट अनुमान, अनुमान की पराकाष्ठा और अनुभव, ये अनुमान की अलग अलग रेंज है। अब अनुमान शब्द से पकड़ेंगे तो भी ये फिर, लेकिन मतलब वही है। हाँ, एक शब्द को पकड़ लें बस। जैसे वो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता, अब वो सत्य के ही अलग अलग प्रकार हैं, तो कोई भी एक शब्द को पकड़ के चलें, बाद में वो जुड़ जाएगा, बाद में जुड़ते जाएगा वो। अभी तो जो आगे के जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना, उसमें तो शब्द मतलब शब्दों का पूरा जाल है पूरा, वो आगे के सारे 5 चैप्टर्स में। लेकिन मूल शब्दों को पकड़ के रखना है। बहुत सारे शब्द हैं, कौन से शब्द हमको फैमिलियर लगते हैं उसको पकड़ लिया और उससे बाकी शब्दों को समझ लिए, कनेक्ट करते जाओ। कोई भी शब्द से आप चलोगे, देखो यहाँ पे बहुत सारे शब्द मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, वो एकदम अर्थ में जाएंगे तो सब शब्दों का अर्थ एक जैसा मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास में चॉइस है कि कौन से शब्द से हम समझते हैं, ठीक है। तो पुस्तक के पॉइंट्स को ले लें। हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन। तो इस प्रश्न को है ना लिख लीजिए, है ना। वो कह रहे हैं कि हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, प्रश्न तो पूरा करें भैया, स्पष्ट करें। एक अपेक्षा है स्वावलंबन की, वहाँ पे कर सकते हैं बात। तो इसको स्वावलंबन वाली अपेक्षा है, स्वावलंबन का लिखा ही हुआ है आपने। एक अपेक्षा में लिखा ही हुआ है स्वावलंबन का, उस समय डिटेल में इसमें बात करते हैं। हाँ हाँ, नहीं अभी मैं इतना बोल देता हूँ कि इसमें ऐसा बताया गया है प्रस्ताव में कि नौकरी और व्यापार करते हुए साक्षात्कार बोध नहीं हो पाएगा, उसके अनुरूप जीना है, ठीक है। अब बाकी आप कैसे करते हैं वो देखना है। तो एक बार ये भी होती है, कई बार ऐसे बात
करते हैं कि भाई अध्ययन हमने यहाँ से शुरुआत की, अध्ययन तो जहाँ है वहाँ से कर सकते हैं। अध्ययन का मतलब अध्ययन की शुरुआत, पठन अब आप कर ही सकते हैं। पठन में का भी एक पीरियड है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो इतना डरना नहीं कि कल ही नौकरी छोड़ना है। ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि भाई आप नौकरी छोड़ दो तब पढ़ना है, ऐसा तो किसी को नहीं जा रहा है भाव, है ना। हम केवल ये प्रक्रिया में कहाँ क्या आ रहा है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक बात है। एक बार ये भी बात आ जाती है कि भाई देखो आप ये नौकरी व्यापार करते हुए अनुभव तो हो जाता है, लेकिन क्या प्रमाणित नहीं होते हैं, तो उसको जांच लेंगे बाद में। कई बार ऐसा बात आता है ना। परंतु अभी यहाँ तक चलें कि जो हम कर्माभ्यास व्यवहार अभ्यास की बात कर रहे हैं कि वो जीने का स्वरूप जो मनन से स्पष्ट हुआ, मानवीय व्यवस्था, मानवतापूर्ण आचरण, ये सब मैं जो शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आ रहे हैं, पर कुल मिला के हमारे सही जीने का स्वरूप ऐसा भी कह सकते हैं, वो स्पष्ट हो जाता है। अब वो क्या है उसमें नजर आएगा ही। ठीक है विजय भाई। फिर उसमें अभी हमने व्यवस्था की बात नहीं की, 10 सोपानी व्यवस्था की बात नहीं की, अभी बहुत सारा मानवीय व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें अपने को रोल क्या भूमिका लेनी है ना, उसको हम देख सकते हैं। बढ़े आगे, ठीक है। तो पॉइंट्स को ले लेते हैं। अजय भाई कुछ कहना? नहीं, बढ़िया, चले आगे। बढ़िया। अरुण भाई आपको कुछ? ठीक। राकेश ओझा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। कल्पेश भाई आपको भी बहुत बढ़िया ही बोलना है। चॉइस। चलिए राकेश भाई तो शुरू करें फिर, है ना। अब पुस्तक के पॉइंट्स को, पेज नंबर 45। आप आगे आ जाओ देखना। अच्छा ठीक। हाँ अच्छा। मैं तो बेसिकली देखो भैया बोलेंगे, मेरे से आगे की स्थिति में भी है और मैं तो ट्यूटर हूँ बेसिकली, तो मैं आता रहूँगा। ठीक है, हम सब साथ साथ में हैं, है ना। मुझे जो मैंने कल कहा किनको बता रहा था कि जो जीवन विद्या की सूचना मिली, अजय भाई से ही मिली। हाँ कल हम शेयर कर रहे थे एक ग्रुप में, है ना। तो अजय भाई तो बाबा जी को बहुत पहले से जानते हैं, हालांकि अब ये कहते हैं कि ऐसा बताया मत करो, पर अब तो परिवार बन गया, अब इसमें क्या दिक्कत है। चलें आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा अपना, ठीक है अजय भाई, जैसे जैसे अभी कल शाम तक तो हम साथ में ही हैं, है ना, और अजय भाई तो आते ही रहते हैं, तो शेयरिंग होती रहेगी। जो ये था 45 में 4th बुलेट, ये किसकी जिज्ञासा थी एक्चुअली? ये किसने पूछा था? हैं वो यहाँ पे? कोई बात नहीं, अब अपन अच्छा, शुरू करते हैं। नहीं मतलब और भी लोग, कोई मतलब ऐसा कोई बताना चाहेगा इसको? आपने पूछा था? हाँ हाँ तो ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक हो इसलिए मैं पूछा कि मतलब क्या था। बिल्कुल ठीक आपने बात किया है ना। जो आपने समझा है वो ठीक ही है, ऐसे ही है ना। क्योंकि भाई अनुभव करना है, किस चीज का अनुभव करना है? जो वास्तविकता है। वास्तविकता आपकी अलग और मेरी अलग होगी क्या? वास्तविकता एक जैसी होगी। तो जब भी हमको अनुभव होगा वास्तविकता का होगा, और वास्तविकता हर किसी के लिए एक ही है। अगर मान लो वो अलग अलग है, इसका मतलब है कि वो हमने वास्तविकता का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो अलग अलग दिखता है हमको। भ्रम ही है वो। नहीं, भ्रम ही है वो, मान्यता, बस इतना ही है। बहुत बढ़िया। ठीक है। चलें आगे, और कुछ इसमें स्पष्टता? सर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ अनुभव हुआ है, उसकी निरंतरता नहीं रहेगी, तो बोल सकते हैं कि ये अनुभव नहीं है। हाँ, निरंतरता भी रहेगी। उसके लिए फिर स्टेज है ना, भास आभास प्रतीति, वो स्टेज बनी हुई है। मतलब वहाँ पे कहीं पर है हम, कुछ समय के लिए कुछ सत्य जैसा लगता है ना, लेकिन वो निरंतर नहीं हो पाता, तो इसलिए उसकी स्टेज है सब वो। तो फिर ऐसा बोल सकते हैं अपरिवर्तनशील है। इसका मतलब है कि अनुभव अभी नहीं है
है ना। जब तक भास आभास प्रतीति तक रहेंगे तब तक वो बदल सकता है वो, ठीक है। 46 सत्यबोध और सत्यानुभूति। तो अभी तो पूरी जो अभी जो बात हुई थी अध्ययन प्रक्रिया की, वो पूरी यही चर्चा हुई है, इसी के लिए ही। सत्यबोध और सत्यानुभूति, इसमें अंतर की शायद बात है ना, क्या क्या अंतर है? तीसरे बुलेट में है। हाँ, सत्यबोध से तृप्ति, यानी कि जो हम सुख शांति संतोष आनंद की जो बात करते हैं क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, तो आत्मा में मैं समझता हूँ जो अनुभव की स्थिति है उसको आनंद भी हम कहते हैं, और जो फिर सहअस्तित्व का वो अति संतृप्ति, तो वो परमानंद तो उसको सत्यानुभूति। हाँ, जैसे जब समाधान होता है ना, तो समाधान से सुख, तो सुख के अलग अलग स्टेज हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद, परम आनंद। तो जब अनुभव हुआ, अनुभव किसका होगा? सत्य का होगा। तो सत्य का अनुभव होता है, तो जो उस अनुसार जीने के अर्थ में जब हम में जो घटना घटती है उसको कहते हैं अनुभूति होना। तो वो हुआ सत्य की अनुभूति होना। एक तो हुआ सत्य का बोध होना, जब हम अनुभवगामी विधि से जब जाते हैं, तो जब बोध की स्थिति में पहुंचते हैं तो सत्य का हमको बोध होता है, ठीक है। फिर अनुभव होता है, अनुभव जब होता है, अनुभव होने के बाद अनुभव मूलक विधि से जब हम वापस आते हैं तो फिर वापस हमको अनुभव बोध होता है। जब अनुभव मूलक विधि से जब हम वापस आते हैं तो फिर हमको अनुभव बोध या पूर्ण बोध उसको बोलते हैं, वो होता है। तो जैसे जैसे हम अनुभव मूलक विधि से जीने की शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन की बाकी क्रियाएं उस अनुसार सजना जब चालू होती है, उस अनुसार आत्मा के अनुसार अलाइन होना चालू होती है, तो वो हमको अनुभूति होना चालू होती है। जो सुख के अलग अलग स्टेज बताए हैं कि आत्मा और सह अस्तित्व के दोनों से जो होता है वो परम आनंद की स्थिति बनती है। आत्मा और बुद्धि के बीच में क्या होता है? जब वो आनंद होता है। बुद्धि और चित्त के बीच में क्या होता है? संतोष होता है। चित्त और वृत्ति के बीच में शांति, और वृत्ति और मन के बीच में सुख। तो ये सुख के अलग अलग स्टेज हैं। जो संतृप्त या अति संतृप्त जो बोले ना, तृप्ति की अलग अलग स्टेजेस हैं ये। तो ये जो चर्चा है, ये वाले बुलेट की पॉइंट की, एक तो जो सत्यानुभूति से अति संतृप्त है ना। हाँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये क्या ये वाला पॉइंट भी है क्या, सत्यबोध के बिना सत्यानुभूति, किनका पॉइंट है? तो ये तो स्पष्ट हो ही गया है ना। हाँ। पर सत्यबोध के बिना सत्यानुभूति किन्होंने लिखा है ये? उसके ऊपर का भी एक पॉइंट है। हाँ। सत्यबोध अध्ययन सहज अंतिम उपलब्धि। तो मतलब किसने पूछा था ये? हाँ, तो उसको स्पष्ट हो जाए। सत्यबोध के बिना सत्य, ये वाला है कि सत्य अनुभूति से अति जो अभी एक्सप्लेन हुआ है, दोनों शब्द में अंतर। हाँ, क्लियर हो गया है? हो गया क्लियर? ये दोनों अनुभव जब हम अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं और अनुभव होने के बाद जब वापस फिर जीने के लिए जाते हैं, उसके लिए दोनों शब्द कहा गया है। जब अनुभव की ओर बढ़ते हैं तो जो बोध होता है, बोध की जो जगह है, उसको बोले सत्य बोध होना। तो ये अध्ययन से हम वहाँ तक पहुँचते हैं। अध्ययन की अंतिम उपलब्धि कहा गया, मतलब ये श्रवण मनन जो निधि ध्यासन, ये जो प्रक्रिया है, अध्ययन प्रक्रिया, इससे हम उस जगह तक पहुँच जाते हैं कि बोध की स्थिति तक हम पहुँच जाते हैं। उसके बाद में अनुभव अध्ययन के बाद में घटने वाली घटना है, फिर वो अध्ययन से नहीं होता है ना। फिर वो अपने विचारों में और मनन पूर्वक जीते हुए जो भी होता है वो उसके बाद में घटने वाली घटना है वो। इसलिए कहा कि अध्ययन सहज अंतिम उपलब्धि सत्य का बोध होना ही है। अनुभव हो गया, अनुभव के अनुसार जब जीने जाते हैं, अब सत्य की अनुभूति होती है कि सत्य क्या है, उसकी अनुभूति हम में स्वयं में होती है जब उस अनुसार हम जीने जाते हैं। बढ़िया। तो हमने एक नाम इसका सत्यबोध का अवधारणा भी कर रखा, जो अध्ययन से होने वाली उपलब्धि है। ठीक है, इतना ही।
नहीं, ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे वस्तुगत सत्य में क्या क्या होता है, रूप गुण स्वभाव धर्म, है ना। तो धर्म तो बाद में ही समझ में आता है। हाँ, तो ऐसा ऐसा उसको इस तरीके से नहीं उसको देख सकते। हाँ, है ना। विशाल भाई, ऐसा आप कहना क्यों चाह रहे हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? मतलब ऐसे जैसे कल हमने वस्तुतः हाँ, ठीक सत्य और ऐसा, तो कोई कोई कहीं से कुछ रेफरेंस आ रहा है या ऐसा आपको विचार करने से? अच्छा, कहाँ पे, इसी में या कहीं संवाद में? तो उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, है ना, इसलिए कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। आचरण में आता है अनुभूति बोल सकते हैं कि जो आचरण में आता है बोध होने के बाद व्यवहार में हमारे आचरण में दिखता है वो अनुभूति है या अनुभव? देखिए, अनुभव आत्मा में होने वाली क्रिया है ना। और जैसे जैसे हम उसको जीते हैं और जीने से जो अपने में खुशी, अलग अलग तरह के आनंद बताए जा रहे हैं, उनको अनुभूतियां कह रहे हैं। आप अच्छा व्यवहार करके खुश होते हैं तो वो खुशी अलग अनुभूति है, ऐसा। ठीक, बढ़िया, आगे बढ़े। 47 संतुलन, लास्ट बुलेट। चंद, हाँ जी, हाँ जी, कंचन बहन भाई, माइक। भैया, सत्यता, सत्यबोध, सत्यानुभूति क्लियर हो रहा है, पर मुझे है ना, जैसे कल हम यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता की बात कर रहे थे, तो क्या मैं सही समझ रही हूँ, वो मुझे जानना था कि यथार्थता मतलब स्थिति सत्य सत्य, जिसका एग्जाम्पल हम कल ले रहे थे कि जैसे मैं, तो मैं स्थिति सत्य मतलब वो यथार्थता है जो जैसा है। वास्तविकता मेरा देश काल मतलब वो वस्तु स्थिति सत्य। और सत्यता दैट इज वस्तुगत सत्य मतलब मेरा रूप गुण स्वभाव धर्म। क्या करेंगे राकेश भाई, थोड़ा बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करो, कल जो बताए थे उसको एक बार और ये कर दिया जाए। एक बार देखिए, स्थिति सत्य, वस्तुस्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य को एक्सप्लेन किया था। अब अगर आप परिभाषा संहिता देखेंगे, थोड़ा परिभाषा संहिता देखें, सत्यता किसको कह रहे हैं। अब ये शब्दों की बात आ गई है तो शब्द अनुशासन की बात है, तो सत्य उसको देख लेते हैं। ये लीजिए, परिभाषा को देखें। सत्यता की क्या परिभाषा है? पंचम में देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। सत्यता, तीनों सत्य, सत्यता में तीनों सत्य ही हैं। स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य नहीं लिखा है। नई परिभाषा संहिता देखें। इसलिए हम कह रहे थे कुछ शब्दों से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कल जो बात कर रहे थे ये उसका उदाहरण है ना जी। कल हमने बोला था कि अभी वस्तुगत सत्य, वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य को लेकर चले, उससे थोड़ा स्पष्ट होंगे। पर यथार्थ वास्तविक सत्ता को ले तो नई परिभाषा संहिता को रेफरेंस माने, है ना। तो बताइए उसमें क्या है। तीनों सत्य है।
ये पूरा फ्रेम इतना ही है। अगर इनको पकड़ के चलेंगे ना तो पूरे दर्शन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार तो हम इन शब्दों को ही लेके पूरा चलें आगे, क्योंकि बार बार यही शब्द ज़्यादा यूज़ होता है ना। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता कहीं यूज़ होता है, कहीं पर नहीं होता है, पर हर किताब में आपको ये शब्द तो पूरे मिलेंगे। कुल मिला के ये सत्य का ही पूरा फैलाव है, जो मैंने कल एक एग्जाम्पल भी देके बताया था, है ना, कि कैसे किसी इकाई को हम पहचानेंगे, इस पूरे अस्तित्व में उस इकाई को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए ये पूरा है ये। ठीक है कंचन दीदी, अब इसमें आपको क्या समझना है, अब आप बताओ। एक माइक है आपके पास में जी। जैसे अभी हम सत्यता की बात कर रहे हैं, तो मुझे है ना थोड़ा कंफ्यूजन वास्तविकता और सत्यता में हो रहा है। हाँ। जैसे हम यथार्थता बोल रहे हैं, तो जो जैसा है उसको हम यथार्थता बोल रहे हैं, फिर उसको वस्तु रूप में देखना उसको हम वास्तविकता बोल रहे हैं, और फिर सत्यता, तो फिर सत्यता क्या है? वस्तु रूप में देखना वास्तविकता हुआ, तो फिर सत्यता वही, जब सत्यता जब शब्द आता है ना, तो सत्यता में खाली रूप गुण स्वभाव धर्म में ही है, अगर परिभाषा में देखेंगे तो। इसलिए वो शब्द में और उसके परिभाषा में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। इसलिए मैं जब भी वो शब्द आया है तो वो तीनों शब्द एक साथ में ही आया है। जहाँ भी अगर मान लो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता वाला सत्य है, तो इसका मतलब है वो तीनों एक साथ में ही है, उसको एक साथ में लिया जाए उसको। और या तो अगर कहीं सत्यता अलग से है तो फिर इसको लिया जाए सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में। तो वो कॉन्टेक्स्ट में ही उसको देखना पड़ेगा। जैसे सत्यता ऐसा लगता है कि वो तो वस्तु स्थिति सत्य ही होना चाहिए, वो या स्थिति सत्य ही होना चाहिए, क्योंकि सत्यता शब्द अपने आप में ऐसा लगता है कि पूरा है वो। लेकिन वहां पर जब देखने जाते हैं तो उसका अर्थ खाली ये दिखता है, खाली रूप गुण, किसी इकाई का रूप गुण स्वभाव दिखता है, तो वो भी सत्यता है। लेकिन उस सत्यता में खाली इसकी बात की गई है, अगर परिभाषा की बात है तो उसमें फिर पूरी सत्यता की बात नहीं है उसमें। इसलिए जब भी वो शब्द आता है तो वो पूरी तीनों सीक्वेंस में ही आता है, एक साथ में ही आता है तीनों, वो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता एक साथ में ही आता है। हाँ, फिर तो वही देखो, फिर तो सब चीज अलग अलग है। फिर नियम, नियंत्रण, संतुलन है ना। नियम मानव में भी है, नियम प्रकृति में भी है। प्रकृति के लिए भी नियम की बात करते हैं, मानव में भी सामाजिक नियम है, बौद्धिक नियम है, प्राकृतिक नियम है। और कभी बोलते हैं कि नियम, नियंत्रण, संतुलन है, वो मानवेतर प्रकृति के लिए है, मानव के लिए वही जो है न्याय धर्म सत्य के रूप में है। तो इस तरीके से भी है। तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ये जो शब्द का जो अलग अलग किस रेफरेंस में वो आया हुआ है वो समझ में आते जाएगा वो। किसका? हाँ, सत्यता का मतलब फिर वो प्रतिबिंबन है उसका। परस्परता में किसी भी वस्तु को हम कैसे जानते हैं? क्योंकि वो प्रतिबिंबित है, अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ में वो प्रतिबिंबित है। हाँ, वही सत्यता है। मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसी देख लेना। तो जो वस्तु जैसी है का क्या मतलब? उसका रूप गुण स्वभाव धर्म को देख लेना। जैसे कल मैंने दिया था ना एग्जाम्पल, योगिता दीदी का कल मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि इस पूरे अस्तित्व में न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, उसमें कितनी धरतियां हैं, एक धरती में कितने मानव हैं, उस मानव में योगिता बहन कहाँ पे हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे? तो वो किस स्थान में है ना। अभी अगर स्थान से कौन है ना, फिर वो किस दिशा में है और किस काल में है, फिर उनका रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है, मतलब वो कौन सी अवस्था की इकाई है, तो धर्म से पता चल जाएगा, है ना। फिर वो मानव में किस स्टेज में है, पशु मानव, राक्षस मानव, देव मानव, दिव्य मानव, तो वो स्वभाव से उनके पता चलेगा। परस्परता में कैसे व्यक्त हो रही हैं तो गुण से पता चलेगा, और रूप दिखने में कैसी हैं तो रूप से पता चलेगा। तो इस तरीके, है ना। फिर इसको ऐसे देख लें, एक सेकंड, जैसे हाँ, इतने सारे लोग बैठे हो, है ना,
तो अब क्या सिमिलरिटी और क्या भिन्नता है? इकाई की वस्तुगत सत्य की बात कर रहे हैं ना? देश एक ही है कि अलग अलग? एक ही धरती पर है और एक ही राजकोट में ये कौन सी बिल्डिंग का नाम है? आत्मीय। अगर इसका वो बताएंगे, क्या बोलते हैं उसको, लेटिट्यूड, तो एक ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उस तरह से अगर दिशा देखेंगे एक ही काल में है, लेकिन है ना, रूप और गुण, स्वभाव और धर्म तो एक ही है, अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना? अभी का स्वभाव देव मानव तो नहीं हो गया। स्वभाव नहीं, धर्म की बात कर रहे धर्म हैं। बोल रहा हूँ ना मैं। स्वभाव तो अलग है, बोल दिया आपने। ठीक है ना? रूप भी अलग अलग है, जबकि लोकेशन एक ही है। तो ये पिन पॉइंट हो गया, हर इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म, ऐसा बोल रहे हैं। तो जब भी धर्म की बात आएगी ना, तो वो 4 अवस्थाओं में से कोई एक अवस्था की बात होगी, उससे अवस्था का पता चलेगा। ठीक है, किसी एक इकाई चारों में से कौन सी अवस्था में है उसका पता करना है, तो वो धर्म से पता चलेगा कि पदार्थावस्था की इकाई है, प्राणावस्था की कौन सी इकाई है। अब स्वभाव की बात आती है, तो जब स्वभाव की बात आती है तो वो इकाई किस स्थिति में है अभी। जब 5 पंचकोटि के मानव की बात होती है तो वो किस स्थिति में है उसका पता करना है, तो स्वभाव से पता चलेगा। और आप कैसा व्यवहार वो कर रहे हैं तो गुण से पता चलेगा, गुण परस्परता में व्यक्त होता है। तो एक इकाई के बारे में पूरी जानकारी उसके रूप गुण स्वभाव धर्म से पता चलता है। भैया हम गुण बोल रहे हैं तो मूल्य बोल रहे हैं। क्या चीज? मूल्यों को गुण बोल रहे हैं हाँ, परस्परता में जो व्यक्त होता है, तो मूल्य ही व्यक्त, मूल्य व्यक्त होता है। तो वो गुण है। अगर मानव के संदर्भ में देख रहे हैं तो मूल्य है ना। पर गुण तो दूसरे अवस्थाओं में भी होता है ना। नींबू दूध के साथ में कुछ करे, नींबू पानी के साथ में कुछ करे, तो वो भी उसका गुण हो गया वो। हाँ अनिल भैया। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ तीनों को ही छोड़ दो ना। अभी तो आप तो 2 को ही बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ अभी तीनों को ही छोड़ दो, वो बाद में कर लेंगे उसको, वो अपने आप हो जाएगा। उसमें मतलब उतना आवश्यकता नहीं है उतना। या हमने कल बोला था हाँ। कि यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता लगभग तीनों साथ साथ आएंगे। तो ऐसा समझ लें कि पूरा सत्य की बात, पूरे सत्य की ही बात हो रही है वो। हाँ, बस इतना अभी लेके चले। मैंने बताया कि खाली सत्यता जब अलग से शब्द आता है तब उसको इस तरीके से लेना है, लेकिन अगर परिभाषा सीधा में मतलब आप देखें तो आपने जैसे कहा ऐसे ही तीनों शब्द का मीनिंग सेम ही है। तीनों का मीनिंग यही है कि जो वर्तमान में जिस चीज का जो अर्थ है, तीनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन जब सत्यता से अलग से होता है तब उसको ये तीनों सत्य। देखो बहुत सारी चीजें हैं ना जो परंपरा में कुछ शब्द आए हुए हैं, उनको रिप्लेस किया गया है कि हो सकता है किसी को यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता से ही ये सत्यता पकड़ में आए। ठीक है ना। तो इसलिए उसमें मतलब पहले दिन जब मैंने पूरा चैप्टर का सार पूरा रखा था कि सीक्वेंस क्यों है, तब मैंने पहले ही बताया था कि 5 आगे के जो 5 चैप्टर हैं वो पूरे निर्भ्रमता का रिपीटेशन ही होएगा। वो अलग अलग शब्दों में, परंपराओं के शब्दों से होएगा। जो अब आगे आप पढ़ेंगे, लक्षण, लोक, आलोक, लक्ष्य, पद, पदातीत, ये सब परंपरा के शब्द हैं। तो इसको मूल शब्दों से पकड़ना पड़ेगा। जो पहले के अपन 7 चैप्टर में जो भी पढ़े हैं उन शब्दों से इसको पकड़ना पड़ेगा, कैसे हैं ये, है ना। ठीक। हाँ दीदी। माइक ले लीजिए दीदी। वस्तुगत सत्य में रूप गुण स्वभाव तक हम ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें वेरिएशन होगा, लेकिन धर्म तो सभी अवस्थाओं का है ही, वही रहेगा। एक अवस्था का एक धर्म। हाँ, एक अवस्था का एक धर्म। तो वस्तु स्थिति सत्य जानने से क्या फर्क पड़ेगा उसमें, वो मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। मीन्स वस्तुगत सत्य में धर्म तो सभी अवस्था का अपना अपना है ही, तो पर्टिकुलर वो वस्तु स्थिति सत्य जानने से क्या ध्यान जाएगा हमारा। जैसे एक तो जो ये दिशा वाली बात होती है ना, तो दिशा को तो एक स्थान के रूप में भी देखते हैं कि किस मतलब पूरे ब्रह्मांड में किस जगह स्थित है।
एक उस रूप में भी देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि जब बात करते हैं तो एक ह्रास की दिशा है और एक विकास की दिशा है। तो कोई इकाई किस तरफ जा रही है, वो ह्रास की तरफ जा रही है कि विकास की तरफ जा रही है, वो इसी से ही पता चलता है। वो समय, क्रिया की अवधि, क्या चीज? हाँ, स्वभाव से तो फाइनली ये पता चलेगा कि किसी इकाई का स्वभाव होता क्या है। जैसे अगर तीनों अवस्थाओं का स्वभाव देखेंगे तो वो बदलता नहीं। तीनों अवस्थाओं का स्वभाव तो जो है वो उसी स्वभाव में जीते हैं, वो नहीं बदलता। मानव का ही स्वभाव बदलता है। तो मानव के संदर्भ में जब पहचानने का प्रयास करेंगे कि ये मानव अभी 5 में से किस स्थिति में है, विकास की ओर है, ह्रास की ओर है, तब हमको ये स्वभाव देखना पड़ेगा। ये पर इकाई के संदर्भ में देखेंगे तो वो बाकी तीनों अवस्थाओं में तो ये नहीं बदलता ये स्वभाव। तो ये पूरी सत्यता की ही बात है, पूरे मतलब चारों अवस्थाओं की ही बात है। ये समग्रता की बात है। समग्रता है ना, इसमें समा जाती है। ठीक है, मतलब मानव के कॉन्टेक्स्ट में ये स्वभाव है वो या ह्रास की ओर है या विकास की ओर है, वो इन दोनों के इस तरह उन दोनों के हाँ हाँ, व्यापक का एक नाम है सत्य। सब चीज उसी में समाया हुआ है। हाँ, परम सत्य। अगला टॉपिक बताइए। हाँ जी, संतुलन कहाँ पे? अच्छा, विवेक एवं विज्ञान के संतुलित अध्ययन तथा व्यवस्था के अभाव में मानव में एक सूत्रता नहीं पाई जाती। वो पूरा पेज ही है एक सूत्रता का ना, ऊपर का फर्स्ट बुलेट से लेके 47 के फर्स्ट बुलेट से लेके नीचे तक का सब एक साथ में है। धीरता, वीरता, उदारता सहित व्यवहार ही न्याय, धर्म, सत्य की एक सूत्रता है। ठीक है ना? तो पूरी मानव जाति में एक सूत्रता की बात हो रही है। मानव में एक सूत्रता की बात हो रही है, मानव जाति में एक सूत्रता की बात हो रही है। कैसे एक सूत्रता आएगी, है ना, उसका पूरा वर्णन है। तो ज्ञान विवेक विज्ञान से जो हमने कल बात की थी कि कारण साम्यता, लक्ष्य साम्यता और कार्यक्रम साम्यता, उसी का फैलाव ये है कि ज्ञान विवेक और विज्ञान हम समझते हैं। तो ज्ञान का है तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान, अस्तित्व को समझते हैं जो भी ये बात हो रही है। उसके साथ साथ में सबका आचरण समझते हैं। तो मानव में न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीते हैं, उसी को संतुलन कह रहे हैं। कहाँ पे? अच्छा, इस बुलेट पॉइंट की बात कर रहे हैं। नैतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों का अतिरेक न होने देना ही संतुलन है। दोनों पक्षों का देखिए, अब इसमें प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन की बात आती है कि जब हम नैतिक पक्ष किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं नैतिक पक्ष? राकेश भाई, नैतिक पक्ष किसको कह रहे हैं? सामाजिक नियम को जब ये इसकी चर्चा हुई थी ग्रुप में, तो हमने ये बात किया था कि जैसे व्यवहार करते हैं तो हम मूल्यों में जीते हैं, और जब हम नीति की बात करते हैं तो वहाँ पे धर्म नीति और राज्य नीति उस अर्थ में नीति की बात करते हैं। तो सदुपयोग की अर्थ में बात कर रहे थे। तो सदुपयोग, अगर सदुपयोग नहीं कर रहा हूँ और कोई मूल्यों का अतिरेक हो जा रहा है, मान लो कोई ममता मूल्य मान लो इस तरह से, है ना, कि माँ जैसे अभी समझ नहीं है, लेकिन अब माँ है तो ममता की बात करेंगे मान लो,
तो इस अर्थ में कुछ संतुलन का हमने चर्चा किया था उस वक्त कि भाई इस अर्थ में लिखा है कि अगर सदुपयोग भी पता नहीं है और मूल्यों में अतिरेक हो जाता है कहीं पे कोई, है ना, तो इस अर्थ में संतुलन का कुछ हमने चर्चा किया था। फिर भी मैं भी थोड़ी स्पष्टता चाहता हूँ आपसे। अजय भाई कैसा देखते हैं इसको? तो बिल्कुल, माने बेसिकली समझ के बाद तो अतिरेक होगा ही नहीं, ये तो अभ्यास की बात है अभी, है ना। तो जो अभ्यास करते समय में जब अपन अनुभवगामी प्रक्रिया में चल रहे हैं तो कई बार जो नीति, 3 नीतियां जो है ना, नैतिकता जिसको कह रहे हैं, अर्थ नीति, धर्म नीति, राजनीति, या तन मन धन को अर्थोपार्जन और फिर उनका सदुपयोग और फिर उनकी सुरक्षा, है ना। तो कहीं जैसे एक उदाहरण आपने बिल्कुल ठीक लिया कि माँ की ममता के क्रम में कहीं हम वस्तुओं का दुरुपयोग ना कर दें, मतलब इसको ओवर ईटिंग करा रहे हैं, ओवर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ये अतिरेक हो गया, नीति का अतिरेक हो गया, व्यवहार के ना समझ होगा, ना समझी में ही। तो अभ्यास में दोनों को संतुलन को बनाए रखना है। तो व्यवहार में जो मूल्यांकन की बात है, उभय तृप्ति, और मूल्यों के साथ साथ हम तन मन धन के उपार्जन में भी कहीं गलती ना करें, सदुपयोग में और सुरक्षा में, इनके बैलेंस को ही संतुलन कह रहे हैं। अब हमें स्पष्ट हो गई समझ। इसमें अतिरेक का मतलब होता है असंतुलन, मतलब अधिक, अवमूल्यन, निर्मूल्यन और अधिमूल्यन, इन तीनों को मिला के अतिरेक कह रहे हैं। उनका ठीक ठीक मूल्यांकन हो जाए तो वो अतिरेक या संतुलन हो गया। क्या कह रहे हैं राकेश भाई, कुछ और? इसमें यहाँ पे जो नैतिक और व्यावहारिक जो कहा गया ना, तो नैतिक में संतुलन से अर्थ है कि जो सामाजिक नियम है उनमें संतुलन की बात आई है, और व्यावहारिक संतुलन का मतलब है जो बौद्धिक नियम है उनमें संतुलन की बात आई है। और सामाजिक नियम और बौद्धिक नियम दोनों में संतुलन से दोनों में एक सूत्रता, जो एक सूत्रता भी इसमें शब्द आया है, तो उससे पूरा जीना होता है। ये जो हमारे जो बौद्धिक नियम है, जो सामाजिक नियम है, उनमें एक सूत्रता से संतुलन, जीने में संतुलन। जो नैतिक जो बोले ना कि नीति का मतलब धर्म नीति, अर्थ नीति, राज्य नीति, है ना, तन मन धन का सदुपयोग, सुरक्षा और संवर्धन, ये किस लिए है? ये नीतियाँ किस लिए है? सामाजिकता से जीने के लिए। सामाजिकता से जीने के लिए वहाँ पे स्वधन आ जाता है, स्वधन आ जाता है। स्वधन के अर्थ में स्वधन है, स्वनारी पुरुष है और दयापूर्ण व्यवहार कार्य है, उसमें तन मन धन तीनों का सदुपयोग आ जाता है। भैया मुझे ना ये एक्चुअली स्वधन है ना, जब हम बोल रहे हैं अखंड समाज, वो उसमें फिर स्वधन नहीं समझ आ रहा है। स्वधन मतलब क्या? वो जब स्वावलंबन की बात करेंगे तो उसमें स्वधन की बात आ जाएगी पूरी, है ना। वो कैसे, मतलब वो पूरा निकल के तो कुछ रहेगा ही नहीं ना, वो तो फिर सब सर्व का ही होगा ना। मतलब दूसरे का नहीं, स्व मतलब मेरा अर्जन किया हुआ, दूसरे का नहीं, शोषण किया हुआ नहीं, उस अर्थ में वो स्वधन। उसको फिर वो समाज की संपत्ति, फिर वो समाज में लगाना। पहले तो अपना स्वश्रम पूर्वक अर्जन करना और फिर वो समाज के लिए अर्पित करना। क्या चीज? हाँ बिल्कुल आएगा वो तो, जब दयापूर्ण कार्य व्यवहार करेंगे, है ना। अब इसमें 2 चीज आता है। एक तो आता है कि न्यायपूर्ण व्यवहार और नियमपूर्ण कार्य, पढ़ा है आपने, आया है ये, न्यायपूर्ण कार्य और न्यायपूर्ण व्यवहार और नियमपूर्ण कार्य। अब यहाँ पे आ रहा है दयापूर्ण कार्य और दयापूर्ण व्यवहार। इसका क्या मतलब है? न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक मैं आपके साथ में व्यवहार करता हूं, तो न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक करता हूं, न्यायपूर्वक मैं आपके साथ व्यवहार करता हूं। आप भी दूसरों के साथ में न्यायपूर्वक व्यवहार कर पाओ, इसमें जब मैं आपका सहयोग करता हूं तो